हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेज़ल डिकंजेस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट हम यूज़ कैसे करते हैं, फिर यूज़ कहाँ करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब जानते हैं, इसके नाम से चल रहा है नेज़ल डिकंजेस्टेंट, मतलब कि नेज़ल मतलब कि हमारी जो नोज़ होती है वो हो गई, ठीक है, नेज़ल कैविटी हो गई। और डिकंजेस्टेंट माने होता है डी ओ प्लस कंजेस्टेंट। कंजेस्टेंट माने हमारा क्या हुआ कि स्वेल हुआ है, ठीक है, और डिकंजेशन करना है उसको, मतलब कि स्वेलिंग को हटाना है। ठीक है, तो इससे हमारा हो गया कि ऐसे प्रिपरेशन जो कि हमारी जो नेज़ल में जो अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जिससे कि हमारा कंजेशन कॉज होता है, ठीक है, मतलब सांस नहीं ले पाते हैं ना, उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। ठीक है, ये एजेंट ये काम करते हैं। तो क्या है, दीज आर दोज ड्रग्स विच यूज इन द कंडीशन ऑफ नेज़ल कंजेशन, मतलब कि ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि नेज़ल कंडीशन में हमें काम देते हैं, फिर हमें हेल्प करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं नेज़ल कंजेशन क्या है। ठीक है, इट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ नेज़ल पैसेज ड्यू टू द एक्सेस फ्लूइड एंड म्यूकस विच में कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, स्मोक, फ्लू और साइनसाइटिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं कि जो हमारा नेज़ल कंजेशन होता है, ये ब्लॉकेज होता है, जो हमारी नेज़ल पैसेज होती है, नेज़ल कैविटी होती है, उसमें ये ब्लॉकेज हो जाता है। वो ब्लॉकेज दो टाइप से, तीन टाइप से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, या तो एक्सेस फ्लूइड हो गया उसमें, ठीक है, फिर म्यूकस हो गई हो, ठीक है, और वो काहे से कॉज होती है, वो हमारी कॉज हो सकती है, या तो भाई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो, या फिर धुआं वगैरह हो जाता है, फ्लू हो जाए, फिर साइनसाइटिस हो सकती है। ठीक है, इट इज़ द obstruction ऑफ द फ्लो ऑफ एयर फ्लो। ठीक है, मीन्स क्या कह रहे हैं, इसलिए एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है हमारी जो एयर फ्लो होती है उसमें, ठीक है, रुकावट, बाधा या फिर रुकावट कॉज करता है। ठीक है, नेज़ल डिकंजेस्टेंट में बी यूज ऑफ ट्रीटिंग नेज़ल कंडीशन एसोसिएटेड विद साइनसाइटिस, मिडल ईयर इन्फेक्शन एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मीन्स कहते हैं कि नेज़ल डिकंजेस्टेंट जो हमारे होते हैं, ये साइनसाइटिस हमारे हो गए, या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गया, या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए, उसमें उससे जुड़ी हुई समस्याओं को भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब इसके हम कॉज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है, तो कॉमन कोल्ड हो तो हो सकता है, फ्लू हो गया, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, एलर्जी हो गई हो, साइनसाइटिस हो, या फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर कोई इरिटेंट चला गया है, स्मोक हो, स्मोक का है का हो, या तो इन्वायरमेंटल स्मोक हो, परफ्यूम्स हो, या फिर टम्बैको का स्मोक हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमारा ये नेज़ल कंजेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं नेज़ल कंजेशन के, तो ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब कि सांस नहीं ले पाते हैं, बहुत कम लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल, म्यूकस बिल्ड्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम सेंस ऑफ स्मेल को कम कर देंगे, मतलब कि कम पहचानेंगे। ठीक है, स्नीजिंग होगी, ठीक है, रनी नोज हो सकता है, वाटरी आइस हो सकती हैं। ठीक, ये इसकी हो गई हमारी क्या बोलते हैं, सिम्टम्स हो गए नेज़ल कंजेशन का। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं नेज़ल कंजेशन में। ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, पहले टाइप का ड्रग होती है, इसको बोलते हैं ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। ठीक है, तो ये क्या है, हम ओरली इनको टेक करते हैं। ठीक है, तो ओरल डिकंजेस्टेंट गिव्स देयर एक्शन ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर एंड सो वैसो कंस्ट्रिक्शन इन द नेज़ल म्यूकेशा। ये कहते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर जो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस पर अपना एक्शन दिखाते हैं और वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं नेज़ल म्यूकोशा में। ठीक है, ठीक, दे जनरली हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन टॉपिकल बट लेस पोटेंट। ठीक है, ये लेस पोटेंट होते हैं और लंबे समय के लिए एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और इसके हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हमारा इफेड्रीन हो गया, स्यूडो इफेड्रीन हो गया, एंड फिनाइल इफिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, ठीक, फिनाइल इफिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में को देखें तो ये ओरली एडमिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारा 4 आवर्स का हो सकता है। एडीआर अगर जिनका कॉमन एडीआर देखें तो हमारा सीएनएस स्टिमुलेशन हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी कॉज कर सकते हैं, हेडेक हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है, एंड पाल्पिटेशन कॉज कर सकते हैं हमारे ओरली एडमिनिस्टर्ड नेज़ल डिकंजेशन। ठीक है, अब हमारे दूसरे टाइप के आते हैं जिनको बोलते हैं नेज़ल स्प्रे, ठीक है, या फिर टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर इफेक्टिव रैपिडली, ये जल्दी से काम करते हैं क्योंकि भाई ये हमारी साइट ऑफ तुरंत साइट ही पे दिए जाते हैं। ठीक है, दे आल्सो गिव देयर एक्शन बाई स्टिमुलेटिंग अल्फा 2 रिसेप्टर एंड सो वेसो कंस्ट्रिक्शन, ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं। ठीक है, और ये वेसो कंस्ट्रिक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे आते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड नेफाजोलिन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टाइप के नेज़ल स्प्रे होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि हमारे काम करते हैं। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, टॉपिकली एडमिनिस्टर होते हैं थ्रू नेज़ल कैविटी के थ्रू। ठीक है, और इनका जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है अप टू 12 आवर्स का होता है। ठीक है, एडीआर में अगर हम देखें तो ये अवॉइड रेगुलर यूज़, मतलब कि रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑफ
नेजल कैविटी इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है, सीवीनेस स्टिमुलेट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कर सकते हैं एंड हेडेक को कॉज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट को देखें तो हम जब किसी भी नेज़ल डिकंजेस्टेंट को हम लेते हैं, ठीक है, या तो वो ओरली हो या तो हम टॉपिकल लेते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वहाँ पे जाएगा और अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो नेज़ल डिकंजेस्टेंट क्या हुआ, वो जाएगा और जाके क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा अल्फा रिसेप्टर को, ठीक है। फिर जब अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ कर देगा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन एक्टिविटी को भैया, ठीक है। वो क्या करेगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक, जिससे क्या होगा जिससे हमारा ये होगा कि वहाँ पे हमारा वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन एट नेजल कैविटी। अब भैया वहाँ की जो वेसल्स होंगे वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक, जिनसे क्या होगा, इंक्रीज द डीकंजेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड पैरानेजल साइनस, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि डीकंजेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि क्या हमारा कंजेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और डीकंजेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, स्वेलिंग डिक्रीज़ हो जाएगी एंड म्यूकस फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पूरी कंप्लीट हो गया हमारा नेज़ल डिकंजेस्टेंट के बारे में। अब हमारा एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। ये भी हम जान लेते हैं, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो हमारा है रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। तो दीज आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द रिस्पायरेशन, मतलब कि भैया ऐसी कंडीशन हो जाए कभी हमें कि भैया हम रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं कि रिस्पायरेशन की प्रोसेस को ये जो है स्टिमुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज एनालेप्टिक्स, एनालेप्टिक्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। दीज आर बेसिकली यूज इन द कंडीशन ऑफ रिस्पायरेटरी फेलियर और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। या तो भाई रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाए कि सांस ना बंदा ले पाए, फिर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाए, फिर कम हो जाए रिस्पायरेशन, तो उसकी कंडीशन में हम ये एनालिप्टिक्स जो है ये लेते हैं, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट गिव्स देयर एक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द सीएनएस विच इंक्रीजेज द अर्ज ऑफ ब्रीथ विच फर्दर स्टिमुलेट रिस्पायरेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि ये अपना एक्शन दिखाते हैं स्टिमुलेट करके, किसको, सीएनएस को। जब सीएनएस को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम सांस लेने की जो चाहत है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब कि सीएनएस में क्या हो जाएगा, वो बताएगा बॉडी को कि हमको जो है ब्रीथ करनी चाहिए, कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी रिस्पायरेशन की जो रिस्पायरेशन है प्रोसेस वो स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीजेज द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो हमारा होता है उसको भी ये इंक्रीज करता है। अब टाइडल वॉल्यूम होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रिस्पायरेटरी साइकिल। मतलब कि एक रिस्पायरेटरी साइकिल के अंदर जितनी हमारी एयर अमाउंट ऑफ एयर जो है मूव्स होती है, अंदर बाहर होती है लंग्स में, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये हो गया, ये इसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या करते हैं, सबसे पहले स्टिमुलेट करेंगे कीमो रिसेप्टर ऑफ कैरोटिड आर्टरी एंड आर्टिक वॉल, ठीक है, आर्च एंड स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस, जिससे हम मेडुला ऑब्लांगेटा में है सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगा। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमें एक्साइटेटरी होते हैं एंड वो इंक्रीज़ करेंगे ब्रीदिंग एंड स्टिमुलेट हार्ट रेट, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी रिस्पायरेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी एंड टाइडल वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाएगा। अब इसके हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा डोक्साप्राम होता है जो कि आईवी देते हैं, कैफीन हो गया, थियोफाइन हो गया, ये सब हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है, इन द केस ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, अगर हाँ यहाँ पे हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट रिस्पायरेटरी इनसफिशियंसी, मतलब कि जहाँ पे हमारी इनसफिशियंसी हो रिस्पायरेटरी, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ अस्थमा, सीओपीडी, कोमा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। हिप्नोटिक्स ड्रग पॉइजनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्पायरेटरी का यूज़ किस में करते हैं, हिप्नोटिक ड्रग पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक हमारा था नेजल डिकंजेस्टेंट, ठीक है, वो क्या होता है, नेजल कंजेशन क्या होता है, उसका सिम्टम, कॉज, ठीक है, एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और फिर हम नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट किया। फिर सेकंड टॉपिक में हमने क्या किया कि जब हमारे नेजल रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका यूज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कंप्लीट किया। तो अगर इसके अगले लेक्चर में हम अगले के पार्ट कवर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू।